मॉर्निंग एवरीवन, केकेएम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम निम्न जो गत परीक्षा में पूछे गए जो पेपर आया हुआ है उसको हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। जो हिंदी का पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे। यह जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा में 2025-26 में पूछा गया है। कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। इसे हम आज निम्न तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है भाग ए में। पहला प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है अपठित गद्यांश? क्या है वह पढ़ना है। क्या है? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन के लिए वैसी ही है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्प कला। फलतः शिक्षा केवल ज्ञान दान ही नहीं करती अपितु संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का भी पोषण करती है। वस्तुतः अपने को जीवित रखने के लिए अपने वातावरण तथा उसकी सापेक्षता में निज को समझकर जीवन के अनुकूल कार्यों को करना ही और प्रतिकूल का निवारण करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से वशीभूत करती है तथा साथ ही स्वाभिमान से जीना सिखाने में सहायता कर मनुष्य को प्रगति पथ पर अग्रसर करती है। तो यह हमारा क्या है? अपठित गद्यांश है। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसका जो सब पहला प्रश्न है वह क्या है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें जो है उचित शीर्षक है वह हमें पढ़ने से मात्र ही पता चल गया है कि शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है, क्योंकि क्या है? शिक्षा का उद्देश्य ही हमें इसमें बार बार जगह बताया गया है। जो इसकी पैराग्राफ की लाइन अर्थात गद्यांश की लाइन है वह भी हमें बता रही है कि शिक्षा का उद्देश्य ही इसका क्या है? उपयुक्त गद्यांश है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है ये हमें इसमें बताना है। तो शिक्षा मनुष्य को बनाती है, यह बात कहाँ लिखी हुई है? शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध और उसके मानवीय गुणों से वशीभूत करती है। तो इसमें जो उत्तर होगा वह क्या होगा? तो शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से वशीभूत करती है। क्या है कि शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से विभूषित करती है तथा साथ ही स्वाभिमान से जीना सिखाने में सहायता कर मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो यह क्या करती है? शिक्षा मनुष्य को बनाती है। वह क्या बनाती है? तो इसमें ऑप्शन हम क्या करेंगे सही? इसमें हम ऑप्शन द सही करेंगे। तो इसमें क्या? संस्कारबद्ध और मानवीय गुणों से वशीभूत और स्वाभिमान से जीना सिखाती है। यह तीनों ही सही हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है यह हमें बताना है। जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वह क्या है? जीवन जीने की कला को सिखाना है। इसमें लिखा है, कहाँ पर लिखा है यह हम देखते हैं। यह पहली लाइन में लिखा हुआ है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का क्या है? उद्देश्य होना चाहिए। तो जीवन जीने की कला को क्या कहते हैं? शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो मनुष्य को प्रगति के पथ पर कौन अग्रसर करती है? यह बात हमें इसमें देखनी है, कहाँ पर लिखी हुई है। तो यह बात कहाँ पर लिखी हुई है? मनुष्य को प्रगति पथ पर, यह बात हमें यहाँ पर लिखी हुई, मनुष्य को प्रगति पथ पर अग्रसर करती है। तो कौन करती है? वह शिक्षा करती है। कौन करती है? शिक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं सपाटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चहूं भाग्य पर इठ लाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमानी। बन माली उस पथ पर तून देना फेंक, मातृभूमि पर शीश डराने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यह क्या है? अपठित पद्यांश है। इसका जो हमें प्रश्न है वह पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो जो उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक है वह क्या है, वह है कि पुष्प की अभिलाषा। क्या है? पुष्प की अभिलाषा। यह क्या है? उचित शीर्षक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, इठताना का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसमें हमें पढ़ना है कि इठताना, इठ ताना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इठ लाऊं, देखो यहाँ पर है चहूं भाग्य पर इठ लाऊं, यह शब्द है। तो क्या है? इठ ताना शब्द का आर्थिक जो शाब्दिक अर्थ है वह है अभिमान करना या इतराना। इठ लाऊं मतलब इतराना। क्या होता है? इतराना। इतराना किसे कहते हैं? अभिमान करना, अपने आप पर क्या करना? अभिमान करना। चहूं भाग्य पर इठ लाऊं अर्थात मैं मेरे भाग्य पर मैं क्या अभिमान करता हूं या फिर इतरा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल ने क्या चाहा है। तो इसमें लिखा है फूल ने क्या चाहा है। तो फूल ने चाहा है, फूल यह चाहता है कि वनमाली उसे तोड़कर, क्या वनमाली उसे तोड़कर मार्ग पर फेंक दे, जहाँ से अनेक वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं और वह उनके पैरों के नीचे कुचला जाए, न कि देवताओं के सिर पर चढ़ाकर उसके भाग्य पर इतराएं। यह क्या है? फूल चाहता है। यहाँ पर लिखा है देखो कि चाह नहीं देवों के सिर पर, अर्थात मैं देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता, चाहूं भाग्य के ऊपर इठ लाऊं, हे मुझे तोड़ लेना बनमाली। क्या? मुझे तोड़कर बनमाली तुम पथ पर तुन देना, अर्थात तुम उसे तोड़कर, फूलों को मुझे तोड़कर पथ पर मतलब रास्ते में फेंक देना, मातृभूमि के शीश पर चढ़ाने। कहाँ पर चढ़ाने के लिए? मातृभूमि के शीश पर चढ़ाने, जिस पथ पर अनेक वीर जाएं, अर्थात जिस पथ से जो सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं उन रास्तों में मुझे फेंक देना, जिस पर चलकर सैनिक है वह आगे आगे जाएं और मुझे उस पर बहुत ही गर्व महसूस होगा। यह इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इस पद्यांश में निहित संदेश क्या है। इस पद्यांश में निहित संदेश क्या है। उत्तर है, इस पद्यांश में देशभक्ति और बलिदान की भावना है। इस पद्यांश में देशभक्ति और बलिदान की भावना का संदेश है। फूलों की इच्छा यह दर्शाती है कि एक सच्चा जीवन देश के लिए समर्पित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत सूंड या घमंड का व्यतीत होना चाहिए। यहाँ पर इसी जो अपठित पद्यांश है इसमें यह बताया गया है कि चार नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। मुझे यह चाह नहीं है कि मैं जो क्या महारानी होती है, जो लड़कियां होती है, उनके बालों के गहनों में गुथा जाऊं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। मुझे चाह नहीं है सपाटों के सव पर मैं हरि डाला जाऊं, अर्थात मैं किसी देवी देवताओं के जो मंदिर में उनके ऊपर मैं बरसाऊं। मुझे चाह यह नहीं है। मुझे चाह है कि मैं जब भी कोई भी सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जाएं तो उनके जो जाते हैं, कौन जाते हैं? सैनिक जाते हैं। तो सैनिकों के पैरों में मैं खुद को न्योछावर करना चाहता हूँ। मैं उनके ऊपर न्योछावर होना चाहता हूँ। और
जैसे ही वह सैनिक मेरे ऊपर अर्थात फूलों के ऊपर चढ़कर जाए तो मुझे इस बात पर क्या होगा, मुझे इस बात पर घमंड होगा। तो यह बात इस पद्यांश में बताई गई है। भाग ब, क्वेश्चन नंबर 3, संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भाग ब, क्वेश्चन नंबर 3, संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। लगभग कितने शब्दों में लिखना है, वह 300 शब्दों में लिखना है। विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, निबंध है विद्यार्थी जीवन और खेलकूद। प्रस्तावना है विद्यार्थी जीवन के दौरान, इसमें हम प्रस्तावना में सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी जीवन के दौरान खेलकूद का विशेष महत्व होता है, जो केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक होता है। यह विद्यार्थी जीवन को अनुशासित, तनाव मुक्त और संतुलन बनाने में मदद करता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसके अंदर हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं खेलकूद का महत्व। क्या लिखते हैं, खेलकूद का महत्व लिखते हैं। अनुशासन और समय प्रबंध, खेलकूद विद्यार्थियों को अनुशासन और समय का सही उपयोग करना सिखाता है। टीम भावना, क्या है, टीम भावना, खेल टीम के रूप में मिलकर काम करना सिखाते हैं, जिससे आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना बढ़ती है। और नेतृत्व क्षमता में क्या लिखते हैं, ये गुण विद्यार्थियों की नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। आत्मविश्वास में क्या लिखते हैं कि खेल में जीत और हार को स्वीकार करने से आत्मविश्वास और संघर्ष करने की भावना बढ़ती है। हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं खेल और स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, इसमें हम लिखते हैं नियमित खेलकूद से शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार होता है। मानसिक स्वास्थ्य में क्या लिखेंगे हम, खेल तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। बीमारियों से बचाव, शारीरिक कसरत से बीमारियों से बचाव होता है। शारीरिक कसरत करने से बीमारियों से बचाव होता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ जाती है। यह हम पॉइंट 3 में लिखेंगे। और जो अन्य लाभ हैं, पॉइंट 4 है, इसमें अन्य लाभ क्या क्या होता है, तनाव में कमी, अर्थात पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए खेलकूद एक स्वस्थ माध्यम प्रदान करता है। और करियर के अवसर, आज के दौर में अच्छे खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ा सकते हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानजनक करियर के अवसर मिलते हैं। जो भी एक अच्छा खिलाड़ी होगा, जैसे क्रिकेट खेलता है, चाहे कोई भी खिलाड़ी है, वॉलीबॉल खेलता है, खो खो खेलती हैं कोई लड़कियां, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये जो है इन पे निम्न खेल खेले जाते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलने के बाद में सरकार द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। सामाजिक विकास, खेल विद्यार्थियों को सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। समग्र विकास, अर्थात समग्र मतलब सभी का साथ में विकास होगा। ये शारीरिक और मानसिक क्षमताओं दोनों को बेहतर बनाते हैं, जो विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए जरूरी होता है। भ्रष्टाचार, दूसरा क्या है, निबंध है, भ्रष्टाचार पर हमें लिखना है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे हम, प्रस्तावना में लिखेंगे हम कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है जो किसी भी देश की प्रगति में बाधा डालती है और समाज की जड़ों को कमजोर करती है। जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति या पद का दुरुपयोग करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। इसमें रिश्वतखोरी,
धोखाधड़ी, गबन और क्या है, जबरन वसूली जैसी कई गतिविधियां शामिल हैं। भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हो सकते हैं वह देखते हैं। पारदर्शिता का अभाव, अर्थात क्या है, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की कमी भ्रष्टाचार को क्या बढ़ावा देती है। कमजोर कानूनी व्यवस्था, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, जब कोई कानूनी व्यवस्था है भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की में असमर्थ होती है तो भ्रष्टाचार क्या है, बढ़ जाता है। इसके बाद में है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक हस्तियों के गलत प्रभाव से भी भ्रष्टाचार पनपता है। आर्थिक असमानता में क्या लिखेंगे, आर्थिक असमानता में लिखेंगे गरीबी और अवसरों की कमी एक ऐसा माहौल बना देती है जहां भ्रष्टाचार पनप सकता है। अगला है नौकरशाही। नौकरशाही में पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, नौकरशाही पॉइंट में लिखेंगे लंबी और जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं लोगों की लाल फीताशाही से बचाने के लिए भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी यह पॉइंट है। इसमें हम क्या लिखेंगे, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एक बड़ी चुनौती है। कम वेतन, सार्वजनिक क्षेत्र में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। अर्थात कोई भी क्षेत्र में हम काम करते हैं तो क्या करते हैं कि उनको, जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनमें हम काम करते हैं तो वेतन क्या है, कम मिलता है, लेकिन वो कम वेतन को अधिक में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे नीचे घूसखोर हो जाते हैं, रिश्वत लेने लगते हैं और भ्रष्टाचार का कार्य बढ़ने लगता है। भ्रष्टाचार का कार्य बढ़ने लगता है। भ्रष्टाचार रोकने के क्या है उपाय, क्या क्या हो सकते हैं वह हम देखते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। ई गवर्नेंस, ई टेंडरिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी जैसे पहलों से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून और उनकी प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन आवश्यक है। जन जागरूकता और शिक्षा, यह उद्देश्य है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट में लिखेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करना और नैतिकता के मूल्य को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक सुधार, इसमें हम क्या लिखेंगे, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अधिकारियों के लिए वेतन और काम करने की परिस्थितियों में सुधार करना क्या है, प्रशासनिक सुधार है। मानव संसाधन प्रबंधन में क्या लिखेंगे, योग्यता आधारित भर्ती, नियमित कर्मचारी रोटेशन और प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली से भ्रष्टाचार को क्या रोका जा सकता है। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या क्या मिलता है, तो भ्रष्टाचार विरोधी वैश्विक पहलों में भाग लेना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है। पॉइंट है 10, द में क्या लिखेंगे, उपसंहार। भ्रष्टाचार, उपसार में हम क्या लिखेंगे, भ्रष्टाचार एक जटिल और बहुआयामी समस्या है जिसके कारण देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति अवरुद्ध होती है। इसे दूर करने के लिए केवल कानूनी उपायों से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि एक बहुआयामी दृष्टिकोण की क्या आवश्यकता है, जिसमें राजनीतिक इच्छावर्ती, मजबूत और पारदर्शी संस्थाएं, प्रभावी कानून ढांचा और नागरिक जागरूकता शामिल हो। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक संगठित और निरंतर प्रयास ही एक स्वच्छ और प्रगतिशील समाज की नींव रख सकता है। तीसरा है जो निबंध है, इसमें है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसमें जो हम सबसे पहले लेते हैं समस्या की शुरुआत। पहला पॉइंट लिखते हैं समस्या की शुरुआत। भारत में घटते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो भेदभाव और लैंगिक असमानता को दर्शाती है।
तो इसमें भारत में है वह लिंगानुपात है वह बहुत घट रहा है। हम जानते हैं कि जो पहले लिंगानुपात है वह लड़कियां जैसे पहले क्या करते थे कि लड़कियां पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था और लड़कों को क्या समझा जाता था कि यह अपना वंश बढ़ाएगा, इसलिए उनको रखा जाता था जीवित। तो बेटियों को मारने से क्या है कि लड़कियों की कमी आ गई और उनका लिंगानुपात घटने लग गया। यह एक समस्या होने लगी। तो इस समस्या को सुधारने के लिए हम शुरुआत क्या करते हैं, तो इस पर निबंध लिख रहे हैं। योजना का शुभारंभ। इस समस्या को निपटने के लिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। मुख्य उद्देश्य क्या था इसमें? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं को अस्तित्व का बचाना और उन्हें शिक्षित करना और उन्हें सामाजिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाना। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ब में क्या लिखते हैं? कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु प्रयास। कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु प्रयास। तो इसमें कानूनी प्रयास क्या करेंगी? सरकार ने 1994 में गर्भाधारण से पूर्व ही प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन पर रोक अधिनियम पारित किया, जो लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाता है। यह सबसे बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जब सोनोग्राफी कराते थे तो उसी समय हमें क्या बता दिया जाता था कि आपके पेट में जो महिला है, गर्भवती महिला है, उस महिला के पेट में लड़का है या लड़की है, यह निर्धारण हो जाता था। और इसको हम सरकार ने पूर्णतः बंद कर दिया है। इसके बाद में लड़कियां हैं या लड़का है, यह डॉक्टर कोई भी नहीं बताता है। नहीं बताने से क्या है, लड़की और लड़का जो भी है माता के गर्भ में वह प्रसव की जब दिन आए तो वह लड़का हो या लड़की हो, वह जो भी हो वह हो जाता है। तो इसमें लड़कियां अब क्या है, उनका गर्भपात नहीं किया जाता है। जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, हस्ताक्षर अभियान और समझ समारोह, शपथ समारोह जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि लोग लिंग चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ खड़े हो सकें। क्रियान्वयन, अंतरजिला एवं अंतर्राज्यीय छापे जैसे कदम उठाए गए, ताकि लिंग निर्धारण में शामिल अपराधियों को पकड़ा जा सके और उन पर कार्रवाई हो सके। स में लिखें बेटियों को बचाने में शिक्षा का महत्व। सशक्तिकरण साधन, सशक्तिकरण का साधन। शिक्षा ही वह मुख्य साधन है जो बेटियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाती है। क्या बनाती है? शिक्षा ही मुख्य साधन है जो बेटियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाती है। गलत और सही की पहचान कैसे करते हैं? शिक्षा के माध्यम से लड़कियां सही और गलत के बीच में अंतर करना सीखती हैं और शोषण से अपना बचाव कर सकती हैं। समान अवसर जैसे शिक्षा बेटियों को समाज के अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाने और उनका योगदान में मदद करती है। उपसंहार में क्या लिखेंगे हम? समग्र दृष्टिकोण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा ही नहीं है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण है जो कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम से लेकर शिक्षा और सशक्तिकरण तक का पूरा एक स्पेक्ट्रम कवर करता है। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता, इस योजना की सफलता केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि समाज के हर नागरिक के सहयोग और सोच में बदलाव पर निर्भर करती है। सकारात्मक भविष्य की ओर यदि हम बेटियों को बचाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं, तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां महिलाओं को सम्मान और अवसर मिलेंगे। वे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाबी का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम प्रार्थना पत्र वह कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जो बायां भाग है पेज का उस तरफ लिखते हैं, सेवा में श्रीमान
प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाबी, जिला जो भी ढाबी का है, ढाबी धौलपुर जिले में है शायद। जो ढाबी क्षेत्र है यह टोंक क्षेत्र में आता है। कहाँ पर आता है? टोंक जिले में आता है। विषय खेल सप्ताह के आयोजन हेतु प्रार्थना पत्र। विषय में क्या लिखेंगे? खेल सप्ताह के आयोजन हेतु प्रार्थना पत्र। किसको लिख रहे हैं हम प्रधाना महोदय को लिख रहे हैं। स्वयं को क्या मान रहे हैं? ढाबी का मनीष मान रहे हैं। इसके बाद में लिखते हैं कि महोदय, हम क्या लिखते हैं आगे? हम लिखते हैं महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का विद्यार्थी मनीष कक्षा, जो भी कक्षा है, मान लो कि आप कक्षा 10 में हैं, कक्षा 10 का छात्र हूं और हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष खेल सप्ताह का आयोजन होता आया है। क्या प्रतिवर्ष क्या है? सप्ताह का, खेल सप्ताह का आयोजन होता आया है, जिससे विद्यार्थियों में शारीरिक विकास के साथ साथ टीम स्पिरिट और अनुशासन और नेतृत्व कौशल का भी विकास होता है। इस वर्ष अब तक खेल सप्ताह का आयोजन नहीं हुआ है, जबकि विद्यार्थियों में इसके प्रति अत्यधिक उत्साह है और प्रतीक्षा है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस वर्ष भी विद्यालय में खेल सप्ताह आयोजित करने की अनुमति प्रदान करें, ताकि विद्यार्थी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकें तथा स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास प्राप्त कर सकें। आपकी कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। नाम क्या बताया है उसने? कि मनीष है, कक्षा 10, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाबी। दिनांक जो भी दिनांक होगी, मान लो 23 फरवरी 2026। अथवा में प्रश्न है, स्वयं को अनीता मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंध के बारे में बताया गया हो। यह क्या लिखेंगे? अब पत्र लिखना है। इसमें स्वयं को क्या मानना है? अनीता मानते हुए। तो इसमें हम पत्र कैसे लिखते हैं? तो हम जो बायां भाग है उस पर लिखते हैं सबसे पहले, प्रिय पिताजी, सादर प्रणाम, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सादर प्रणाम, आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रही हूँ। पिताजी, आप जानते हैं कि मेरी बोर्ड परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए मैं पूरी लगन से तैयारी में लगी हूँ। विद्यालय में सभी विषयों का पुनरावर्तन शुरू हो चुका है और मैं घर पर भी नियमित रूप से पढ़ाई कर रही हूँ। जिन विषयों में थोड़ी कठिनाई होती है उनके लिए अतिरिक्त समय निकालकर बार बार अभ्यास कर रही हूँ। शिक्षक भी हमें महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर का अभ्यास करवाते हैं, जिससे काफ़ी सहायता मिल रही है। मैंने अपना समय प्रबंधन भी ठीक कर लिया है और सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे स्वास्थ्य भी करती हूँ और दिन में स्कूल से लौटकर विश्राम के बाद अगले 3 घंटे पढ़ाई में लगाती हूँ। रात को भी 1-1.5 घंटा पुनरावर्तन कर लेती हूँ। सप्ताह में एक दिन सिर्फ मॉडल पेपर हल करती हूँ ताकि समय सीमा के भीतर प्रश्न पत्र हल करने का अभ्यास हो जाए। मोबाइल से दूरी बनाए रखती हूँ ताकि ध्यान न भटके। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और अच्छे परिणाम लाने की पूरी कोशिश करूँगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपकी पुत्री क्या है? अनीता। आपकी पुत्री क्या है? इसमें लिखा है अनीता। आपकी पुत्री अनीता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों या सूक्तियों का पलवन कीजिए
और भाषा विस्तार कीजिए। जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन, अर्थात मनुष्य जिस प्रकार के लोगों के साथ में रहता है उसी प्रकार के परिणाम उसे मिलते हैं। इसका यह क्या है अर्थ हो गया। मनुष्य का चरित्र, आदतें एवं विचार उसकी संगति से प्रभावित होते हैं। यदि वह सज्जनों, विद्वानों और सच्चरित्र व्यक्तियों की संगति में रहेगा तो उसमें भी अच्छे गुण विकसित होंगे और जीवन में लाभ, सम्मान, उन्नति प्राप्त होगी। इसके विपरीत यदि दुर्नीत जनों या आलस्यों, बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ में जुड़ता है तो उनके दोष उसमें भी आ जाते हैं और परिणाम स्वरूप उनमें क्या है, हानि, अपमान और पतन का सामना करना पड़ता है। अगर हम अच्छे व्यक्तियों के साथ में बैठेंगे तो हमें अच्छी आदतें प्राप्त होंगी। अगर हम बुरे व्यक्तियों के साथ में बैठेंगे तो हमें बुरी आदतें प्राप्त होंगी। इस प्रकार यह सूक्ति सिखाती है कि सही संगति क्या है, सही संगति मनुष्य के जीवन को संवार देती है और गलत संगति उसे बिगाड़ सकती है। इसलिए संगति का चयन सोच समझकर करना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित या अनुच्छेद का संक्षेप 1/3 शब्दों में कीजिए। इसमें लिखा है, अवतरण क्या है, राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से भी है। अपने को एक राष्ट्र के निवासी मानने वाले दो व्यक्तियों को किसी विदेशी भाषा में बात कर रहे हैं, यह हास्यास्पद है, असंगति है, इस बात का द्योतक भी है और उसे देश में कोई भी स्वानुगत भाषा नहीं है। दूसरे के सामने हाथ पसारना समृद्धि का नहीं, दरिद्रता का चिन्ह है। क्या है, दरिद्रता का चिन्ह है। दूसरों की भाषा से काम चलाना बहुत कुछ वैसा ही है जिसकी अपनी भाषा है वह दूसरों की भाषा क्यों उधार ले। इससे राष्ट्रीय सम्मान में बट्टा लगता है। क्या लगता है, बट्टा लगता है। और विदेशों में जाने पर भारतीयों को अंग्रेजी में बात करते देखकर वहाँ के निवासी आश्चर्य से पूछ बैठते हैं कि क्या आपकी कोई भाषा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो भाषाएं तो हमारे अनेक हैं, लेकिन एक से एक सुंदर समृद्ध है। जो हमारी भाषाएं हैं यहाँ तो अनेक हैं, एक से एक सुंदर और समृद्ध है। हीन भावना के कारण हम उनको नहीं अपना पाते हैं। तो इसका हम क्या शॉर्ट भाषा में लिखना है, 1/3 शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रीय सम्मान का आधार है। एक ही देश के लोग विदेशी भाषा में बात करते हैं तो असंगति या हीनता का सूचक है। अपनी भाषा होते हुए भी दूसरी भाषा का सहारा लेना दरिद्रता का सम्मान है और इससे सम्मान घटता है। विदेशों में भारतीय को अंग्रेजी बोलते देखकर आश्चर्य करते हैं कि यह हमारी अपनी कोई भाषा नहीं है। हमारी कई सुंदर भाषाएं हैं और समृद्ध भाषाएं होते हुए भी हीन भावना से हमें उन्हें अपनाते नहीं हैं। भाग 6, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं, कौन हैं, लेखक कौन है, यशपाल सिंह है। क्वेश्चन 2, यह दंतुरित मुस्कान केंद्रित पात्र हैं। तो दंतुरित मुस्कान का केंद्रित पात्र कौन है, बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 3, माता का आंचल पाठ में लेखक के बचपन का नाम क्या था। तो लेखक के बचपन का नाम था वह भोलानाथ था, क्योंकि भोलानाथ को क्या, मम्मी जो माता का आंचल है, जो मैया उसे भोलानाथ को पिताजी के खाना खिलाने के बाद में भी उसे क्या खिलाती थी, उसे रोटी खिलाने की जिद करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, साना साना हाथ जोड़ के लेखक का नाम है। साना साना हाथ जोड़ के पाठ का लेखक का नाम क्या है, मधु काकरिया नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकतर शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें क्या है, इसका जो हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा,
अधिक धन तर। तो यह तो अधिक तो क्या है और तर क्या है, तो यह पहला शब्द है और यह तर क्या है, प्रत्यय है, तो इसमें तर प्रत्यय है। जो अधिक में है उपसर्ग है वह अधि शब्द है, उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द में समास है, तो प्रतिदिन शब्द में समास है वह अवयवी भाव समास है। समास कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अवयवी भाव, अवयवी भाव समास, बाद में है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसके बाद में है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बाद में कौन सा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, उसके बाद में कौन सा है द्विगु समास, द्विगु समास के बाद में कौन सा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो यह क्या है, समास के कुल 6 भेद होते हैं। अर्थात समास किसे कहते हैं, जो दो शब्द आपस में बैठकर पास बैठ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात शब्दों का क्या है, संक्षिप्त हो जाना, शब्दों का क्या हो जाता है, संक्षिप्त हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा है, तो कृष्ण ने किनके माध्यम से, किनके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा है, तो उद्धव के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से कृष्ण ने गोपियों को संदेश भेजा है। क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद भक्त क्या कार्य करते थे, तो बाल गोविंद भक्त है वह खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमेश शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो रमेश शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, संज्ञा के निम्न 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाद में है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और बाद में कौन सी है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के निम्न 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समूहवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कहीं कहीं किताबों में जो संज्ञा के भेद हैं वह 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 में 2 है, कामायनी द्वारा रचित काव्य करती है, तो ये कामायनी किसके द्वारा रचित है, यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रम के आधार पर क्रिया के निम्न 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्रम के आधार पर जो क्रिया के 2 भेद होते हैं वह सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, यह 2 भेद होते हैं। अगला है 4, सुंदर लड़की नाच रही है, वाक्य में सुंदर है, वाक्य में विशेषण है, विशेषण क्या है इसमें, सुंदर है, तो सुंदर क्या है, लड़की है, तो यह वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के निम्न 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होते हैं, 4 विशेषण के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश पढ़ना है, सबसे पहले तो गद्यांश पढ़ेंगे हम। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने
और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्रिक में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा जो महीने भर की मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यह क्या है? गद्यांश है। यह हमने पढ़ लिया है, तो इनके पढ़कर हमें क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया है? तो गद्यांश के आधार पर मूर्ति बनाने का जो है वह मूर्ति बनाने का अवसर है वह किसे दिया गया है? तो यह इसी के अनुसार बताते हैं, यह स्थानीय कलाकार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, स्थानीय कलाकारों को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया? ऑप्शन है ए, देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में। ऑप्शन बी, नगरपालिका बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने के कारण। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन द, अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मूर्ति बनाने वाले कौन थे? तो मूर्ति बनाने वाले कौन थे? मूर्ति बनाने वाले मास्टर मोतीलाल हैं। इसमें बताया है कि मूर्ति बनाने वाले कौन हैं? मोतीलाल जी हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियां आई होगी? तो मूर्ति बनाने में अच्छे मूर्तिकारों का क्या है? अभाव है। कम बजट होना, यह भी है। स्थानीय कलाकार का गुणी न होना, यह नहीं है। तो ए और बे दोनों सही हैं। 8वां क्वेश्चन है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? पाठक के लिए जीरा मिला नमकीन और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से वीर की फांकों किराने से खीरे की फांकों पर जीरा मिलाकर नमक और मिर्ची उस पर सुरसी बुरक दी। यह क्या है? एक गद्यांश है। इस पे जो हमें क्वेश्चन है वह करने हैं। क्वेश्चन 1 है, खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका कौन जानते हैं? तो इसमें बताया है जो खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका कौन जानते हैं? लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। तो इसमें क्या है? लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नवाब साहब ने क्या तैयारी की? नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर जीरा मिला और नमक लाल मिर्च की सुरसी छिड़ककर खीरे को खाने की तैयारी की। यहाँ पर लिखा है कि जीरा मिला और नमक पीसी हुई मिर्ची पुड़िया हाजिर कर देते हैं और किराने की फिर फांकों में जीरा मिलाकर और उन्हें सुरसी बुरक दी थी। यह तैयारी कर रहे हैं। नवाब साहब जीरा मिलाकर नमक और लाल मिर्च कहाँ से लाए? तो नवाब साहब है खीरा बेचने वाले द्वारा दी गई पुड़िया, जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च का उपयोग उसमें किया था। इस्तेमाल शब्द का अर्थ बताइए। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग करना या उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, बृगसुत समझहु जनेज बिलोकी, जो कुछ कहूँ सही रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाय। आगे है, हमरे कुल इन पर न सुराई, बड़े पाप अपकीर्ति हमारे, मारत हूँ पापरही तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा।
व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठुरा। तो उपयुक्त पद्यांश का कवि का नाम लिखिए। तो इसमें जो उपयुक्त पद्यांश के कवि का नाम है वह गोस्वामी तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मण के अनुसार उनका कुल किस प्रकार आक्रमण नहीं करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो सुर महिषुर हरिजन अरऊ गाय, इन पर क्या नहीं करते हैं, हमारे कुल पर इन पर न सुराई, हमारे कुल इन पर न सुराई, इन पर क्या नहीं करते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं। तो इसमें क्या, सुर महिषुर हरिजन और गाय अर्थात देवता असुर साधु साधन साधु सज्जन और गाय गौ यानी क्या है, गाय, इन पर है हमारे कुल का प्रहार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कुटी कुलिस सम पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, कुटी कुलिस सम, यहां पर लिखी हुई है लाइन कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यह लाइन है। इसमें क्या है, इसमें लाइन है उपमा अलंकार है, क्योंकि वचन की तुलना है कोटि कुलिस अर्थात करोड़ों वज्र से की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हरिजन शब्द का अर्थ बताइए। हरि का अर्थ होता है भगवान, जन का अर्थ होता है सज्जन, भक्त, धर्मप्रिय लोग। अथवा में क्वेश्चन है, फसल क्या है, और तो कुछ ही नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है और वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सलंदी मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक क्या होगा इसका, फसल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल केवल नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली सलंदी मिट्टी का गुणधर्म और क्या है, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन का संकुचित रूप है। यहाँ पर लिखा है कि नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सलंदी मिट्टी का गुणधर्म है और रूपांतर है सूरज की किरणों का, अर्थात किरणों क्या, सूरज की किरणों का क्या है, रूपांतरण है, और हाथों का क्या है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, अर्थात हवा की थिरकन का क्या है, संकुचित रूप है। क्वेश्चन नंबर 3, फसल किसका रूपांतरण है। फसल किसका रूपांतरण है, तो वह इसमें बताया है कि फसल नदियों के पानी का जादू और स्पर्शों, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली सलंदी मिट्टी के गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण है और हवा की थिरकन का रूपांतरण है। इसके बाद में है सलंदी शब्द का अर्थ क्या है। संदली शब्द का अर्थ क्या है, तो संदली शब्द का अर्थ है चंदन की खुशबू वाली मिट्टी जो भूरी काली लाल हो सकती है। भाग द क्वेश्चन नंबर 10, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 है, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। उत्तर है, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय यह है कि जीवन की यात्रा में अपनी अतीत की अच्छी यादों को एक सहारे और संबल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। पाथ्य का अर्थ होता है यात्रा के लिए भोजन, सहारा, और कवि का कहना है कि स्मृति जीवन की कठिनाइयों को प्रेरणा और आगे बढ़ने में शक्ति देती है। यह क्या पाथ्य बनाने की कवि का आशय है। पाथ्य मतलब क्या होता है, पथ के ऊपर स्मृति, मतलब जो भी पथ है जो पीछे जो है उसके स्मृति क्या होती है, यह हमें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। गोपियों ने, इसका उत्तर होगा गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 विशेष प्रतीकों, कमल के पत्ते और जल में पड़ी तेल की बूंद से की है। ये दोनों प्रतीक यह दर्शाते हैं कि उद्धव कृष्ण के अत्यंत समीप रहकर भी उनके प्रेम की भावनात्मक गहराई को
गहराई से क्या है, अछूते रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो उत्तर होगा, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शहनाई को एक लोकवाद्य से उठाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। उनकी वादक कला के कारण शहनाई को मांगलिक अवसरों, पूजा और शादी विवाह जैसे शुभ प्रसंगों के लिए शुभ और मंगलकारी वाद्य यंत्र के रूप में देखा जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 4, नवाब साहब ने खीरे को फांकों के क्वेश्चन नंबर 4, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया? तो इसका उत्तर होगा, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए फेंक दिया था क्योंकि वह दिखावे और झूठे अभिमान के कारण खीरे को तुच्छ समझते थे और लेखक को नीचा दिखाना चाहते थे। लेखक को क्या दिखाना चाहते थे? नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने खीरे की फांकों को सूंघा और आनंद लिया, और लेकिन नवाबों के लिए खाने को सामान्य लोगों को काम का काम मानते हुए लेखक के सामने अपना दिखावटीपन बनाए रखने के लिए उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, संगीतकार किस प्रकार की गायक का सहयोग करता है? तो संगीतकार होता है वह मुख्य गायक को स्वर संयोजन, ताल सामंजस्य और भावनात्मक समर्थन देकर सहयोग करता है। वह गायक की आवाज़ को बिखेरने से बचाता है, उसे सहारा देता है और उसके स्वर को निखारता है जिससे प्रदर्शन को बल मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6, साना साना हाथ जोड़ी यात्रावर्त में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है? तो साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका सिक्किम की यात्रा का वर्णन करती है जिसमें गंगटोक और युमथांग जैसे स्थानों का उल्लेख है। इसमें हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों के जीवन और वहाँ की संस्कृति को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। उत्तर की सीमा है वह 60 से 80 शब्दों में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, 11 में पहला है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, कवि और बच्चा दोनों अपरिचित थे लेकिन बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। क्या रहता है? एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़कर रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था, अर्थात पलक झपकाए बिना ही निहार रहा था, एकटक देख रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए ऐसा सोचकर प्रेमवश कवि कहता है कि वह अपनी आंखें फेर ले। 8वां क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर की भ्रमरगित की मुख्य विशेषता बताइए। तो उत्तर होगा, तो सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता है वह उद्धव के पर गोपियों के प्रेम और ज्ञान की विजय, विरह की मामरिक व्यंजना, निर्गुण ज्ञान का खंडन करते हुए सगुण भक्ति की सराहना, व्यंग्यात्मकता और उपमालंब की प्रधानता तथा संगीतात्मकता और साहित्यिक ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। मुख्य विशेषताएं हैं ज्ञान और प्रेम की विजय की। गोपियाँ उद्धव के नीरस योग ज्ञान का तुच्छ सिद्ध करती हैं और प्रेम भक्ति को सर्वोपरि बताती हैं। वे तर्क और अपनी वाक्पटुता से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उपालंब और व्यंग्य। पदों में गोपियों की उल्लाहना और व्यंग्य का भाव है वह प्रमुख है, जिसके माध्यम से वे कृष्ण को सीधे अपनी व्यथा कहती है। विरह वेदना क्या है?
सूरदास ने विरह की पीड़ा को अत्यंत स्वाभाविक और मामूलिक ढंग से व्यक्त किया है, जो पदों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सगुण भक्ति का मंडन। यह भ्रमर गीत सगुण ब्रह्म की महिमा का सगुण गुणगान करता है और निर्गुण भक्ति के खंडन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला पॉइंट है, एकनिष्ठ प्रेम गोपियों को कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ और संपूर्ण प्रेम भ्रमर गीत का केंद्र बिंदु है। संगीतात्मकता। सूरदास के गायक होने के कारण भ्रमर गीत में सहज संगीतात्मकता और गीयता का गुण है। भाषा और शैली। शुद्ध साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली में और भाषा क्या है, इसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें उपमा और रूपक व्यतिरेक जैसे अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निबंध संस्कृति में व्यक्त विचारों को स्पष्ट कीजिए। निबंधों में सांस्कृतिक विचारों की पहचान और मूल्य के आधार पर स्पष्ट किया गया है, जो सिखाता है कि संस्कृति मानव के आचार व्यवहार, सोच, जीवन शैली को कैसे आकार देती है। यह मानव अनुभव के संचय, ज्ञान के हस्तांतरण और समाज को एकजुट करने वाले गोंद के रूप में काम करती है। निबंध में व्यक्त प्रमुख विचार क्या होंगे? पहचान और व्यवहार का प्रतिबिंब। तो इसमें है, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? संस्कृति किसी व्यक्ति समाज की असली पहचान होती है, जो उसके व्यवहार और तौर तरीकों और स्वभाव को प्रभावित करती है। यह आचार व्यवहार, सोच और जीवन मूल्यों को प्रतिबिंब होती है। ज्ञान और मूल्य में हस्तांतरण क्या होता है? ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, भाषा, प्रतीक, परंपराएं और रीति रिवाज सिखाने के माध्यम से व्यक्तियों को आकार देती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मूल्य परंपराओं को स्थानांतरित करने का एक तरीका है। अगला है, सभ्यता से भिन्न। इसमें क्या होगा? सभ्यता को अक्सर बाहरी रूप से, जैसे बुनियादी ढांचा और भौतिक प्रगति जैसे सड़कें, इमारतें के रूप में देखा जाता है, जबकि संस्कृति आंतरिक और मानव के जीवन जीने का तरीके को दर्शाती है। सामाजिक एकता और विविधता में एकता। इसमें हम क्या लिखेंगे कि संस्कृति है वह समाज के एक साथ लाती है और सद्भाव, समृद्धता और समानता को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न धर्मों जैसे भाषाओं और रीति रिवाजों के बीच में एकता को दर्शाती है, जैसा कि भारतीय संस्कृति के उदाहरण में देखा गया है। कौशल और रचनात्मक विकास। इसमें हम क्या लिखेंगे? पॉइंट है, सांस्कृतिक जुड़ाव रचनात्मक विभिन्न कौशल विकसित करने में मदद करती है, जैसा कि लियोनार्डो दा विंची और जेरेड लेटो के उदाहरण से पता चलता है। कला और परंपरा के माध्यम से अभिव्यक्ति। इसमें हम क्या लिखेंगे? पॉइंट में, संगीत और नृत्य कला के त्यौहार जैसी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मानव अनुभव और समाज के मूल्यों को व्यक्त करना एक शक्तिशाली माध्यम है। उदाहरण के लिए पारंपरिक संगीत, नृत्य अतीत से जुड़ना और मूल्य को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करती है। अथवा में क्वेश्चन है, मनु भंडारी के सफल व्यक्तित्व पर आधारित अध्यापिका की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे उत्तर? मनु भंडारी के सफल व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल
की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने मनु को साहित्यिक परिचय करवाया। साहित्य से क्या करवाया? परिचय करवाया, परिचित करवाया। चुनिंदा पुस्तकें अर्थात चुनी हुई पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक आंदोलन में क्या लेने के लिए प्रेरित किया? भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी जोशीली बातों से मनु में आत्मविश्वास जगा और उन्हें क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। साहित्य प्रेरणा क्या है? साहित्यिक प्रेरणा, इसमें हम क्या लिखेंगे? शीला अग्रवाल ने मनु में साहित्यिक और साहित्यकारों के प्रति गहरी रुचि जगाई और उन्हें उच्च साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आत्मविश्वास और प्रगति में क्या लिखेंगे? उन्होंने मनु को अपनी प्रतिभा को पहचानने और आत्मविश्वास जगाने में मदद की, जिससे वह असाधारण बन सकी। राजनीतिक सक्रियता में हम क्या लिखेंगे? उन्होंने मनु को घर के माहौल से निकालकर जनजीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया, जिससे वह स्वतंत्र आंदोलनों में शामिल हुई। क्रांतिकारी विचार में हम क्या लिखेंगे? शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने मनु के भीतर संस्कारों और क्रियान्वित किया और उन्हें क्रांतिकारी विद्रोही बनने में प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसी एक रचनाकार का जीवन परिचय लिखिए। तो हम उसकी उत्तर की सीमा है वह 100 शब्दों में होनी चाहिए। तो प्रश्न 1 है यशपाल। तो इनका जन्म है वह 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल 3 दिसंबर 1903 से लेकर कब तक जीवित रहे थे? 26 दिसंबर 1976 तक जीवित रहे थे। इनका जन्म है वह 3 दिसंबर को हुआ था और उनकी मृत्यु है वह 26 दिसंबर 1976 को हुई थी। यह एक हिंदी के प्रमुख लेखक, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में प्राप्त की। उन्होंने जहाँ उनका रुझान राष्ट्रीय आंदोलन की ओर हुआ, वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों से मिले। उन्होंने कई उपन्यास और कहानियाँ और निबंध लिखे और मेरी तेरी उसकी बात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी उन्होंने शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार और DAV स्कूल लाहौर में प्राप्त की थी। राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से उन्होंने भाग लिए थे? तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया और कई बार वे जेल भी गए थे। लेखन में उन्होंने क्या क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है उपन्यास लिखी हैं, उपन्यास, कहानी और निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि रचनाएं की हैं। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है, प्रमुख रचना है, वह कौन कौन सी है? एक तो है झूठा सच। कौन सी है? झूठा सच है। एक है दादा कामरेड है। दूसरी है यह दिव्या है। यह क्या है? उपन्यास है। दिव्या क्या है? उपन्यास है। पिंजड़े की उड़ान है और फूलों का कुर्ता है। यह क्या है? कहानी संग्रह है। सिंहावलोकन यह क्या है? संस्मरण है। सम्मान में क्या लिखा है? मेरी तेरी उसकी बात पर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार। उनको सम्मान में क्या क्या सम्मान मिला है? कहाँ से उनको पुरस्कार मिला है? किनको? यशपाल जी को, जो लेखक हैं, उनको सम्मान में कहाँ से उनको सम्मान मिला है? तो मेरी तेरी उसकी बात साहित्य पर अकादमी पुरस्कार मिला है और उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनका निधन है वह 26 दिसंबर 1976 को हुआ है। इनका जो निधन है वह 26 दिसंबर 1976 को हुआ था।
दूसरा है जयशंकर प्रसाद का जन्म। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म है वह 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। वे छायावादी युग के प्रमुख कवि और नाटककार और लेखक थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषा घर पर ही सीखी थी। उनका जो निधन है वह 1937 में उनका निधन हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह कात्यायनी, झरना, आंसू और स्कंद गुप्त शामिल है। जयशंकर प्रसाद का जन्म है वह 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन है 15 नवंबर 1937 को हुआ था। साहित्यिक योगदान में कि उन्होंने कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, कहानी क्षेत्र में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं? उनकी रचनाएं हैं कात्यायनी, यह क्या है? महाकाव्य है। झरना, इसके बाद में आंसू और लहर। लहर क्या है? काव्य है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, यह क्या है? यह नाटक है। इन्होंने यह रचनाएं की हैं। कौन कौन सी रचनाएं की हैं? कात्यायनी, झरना, आंसू, लहर, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इसके बाद में उन्होंने ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा है। यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अन्य में उन्हें हिंदी साहित्य में एक दृष्टिकोण और पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जाता है। किनको देखा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को देखा जाता है। पाठ है, अगला क्वेश्चन है पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। पाठ के अनुसार परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं अत्यधिक क्रोधी थे, वीर थे, अहंकारी थे और क्षत्रिय कुल विरोधी थे। क्या थे? क्षत्रिय कुल के क्या थे? विरोधी थे। वे अपने गुरु के शिव धनुष तोड़ने पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वे क्या हैं? शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्या हैं? क्रोधित हो जाते हैं और अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि वे अनुशासित भी हैं और किसी विनय या आचना पर शांत हो जाते हैं। जैसे विश्वामित्र के विनयशील का वचन सुनकर लक्ष्मण जी को क्षमा कर देते हैं। परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? वे क्रोधी थे। क्या थे? वे बहुत जल्दी उनको क्या आ जाता था? क्रोध आ जाता था। खासकर उन्हें लगता था कि कोई उनके गुरु का अपमान कर रहा है। क्या कर रहा है? उनके गुरु का अपमान कर रहा है या अधर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? अधर्म हो रहा है। वीर योद्धा थे अत्यंत। वे क्या थे? वीर योद्धा थे और साहसी भी थे। उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में कहीं भी हिचकिचाते नहीं थे। अहंकारी, परशुराम जी क्या थे? अहंकारी। वे अपनी वीरता और पराक्रम के प्रति अहंकारी हैं और वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। क्षत्रिय विरोधी, अक्षत्रिय विरोधी। उनका क्षत्रिय के प्रति पुराना बैर है। क्षत्रियों के प्रति क्या है? पुराना बैर है और वे अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त ही नहीं मानते हैं। वे लक्ष्मण के साथ संवाद से पता चलता है, जैसा कि हमें संवाद से पता चलता है। अनुशासित, वे बाल ब्रह्मचारी थे। अनुशासन क्या था उनका? वे बाल ब्रह्मचारी थे और अपने जीवन से अनुशासन और संयम का पालन करते थे। धर्म के प्रति समर्पित, वे धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और अन्याय का विरोध करते थे। मर्यादा का पालन, यद्यपि वे क्रोधी हैं, वे मर्यादा का पालन करते हैं और गुरु के अपमान पर क्रोधित होते हैं। वे विश्वामित्र की विनती का सम्मान करते हैं और लक्ष्मण को क्षमा
करते हैं। अथवा में क्वेश्चन है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आम जनता की देश को आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो उत्तर हम लिखेंगे इसमें, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। कथन से पता चलता है कि आम जनता सीमित संसाधनों के बावजूद देश के प्रति आर्थिक प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आम जनता के श्रम, उपभोक्ता, व्यय, कर भुगतान और बचत के माध्यम से संभव है, जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास, उत्पादन, मांग सृजन और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद आम जनता की जो है भूमिका है वह क्या होती है, वह श्रम और उत्पादन में क्या होती है वह देखते हैं। किसान, मजदूर और अन्य कारीगर अपनी मेहनत से अनाज, वस्त्र और अन्य वस्तुएं उत्पादित करके देश को आर्थिक नींव रखते हैं। देश की क्या रखते हैं, आर्थिक नींव रखते हैं। इसके बाद में उपभोक्ता व्यय, आम जनता वस्तुओं का और सेवाओं को खरीदकर अर्थव्यवस्था की मांग उत्पन्न करती हैं, जिससे उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलता है। कर और भुगतान, कर का भुगतान, आम जनता द्वारा भुगतान किए गए करों से सरकार को राजस्व मिलता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचों और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। इसके बाद में बचत और निवेश, बचत निवेश में क्या है, बचत निवेश में क्या है, बचत निवेश में है लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाकर अपनी निवेश पूंजी क्या करते हैं, निवेश करते हैं। बचाकर निवेश करके पूंजी का निर्माण में योगदान देते हैं, निर्माण में क्या देते हैं, योगदान देते हैं, और जो उद्योगों और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए आवश्यक है। कौशल और सेवाएं, कौशल और सेवाएं, इसमें हम क्या लिखते हैं, कौशल और सेवाओं में लिखते हैं कौशल और सेवाओं में लिखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपने कौशल और विशेषताएं सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है और देश प्रगति करता है। कर्तव्य और निष्ठा, इसमें हम क्या लिखेंगे, आम नागरिक जिनमें सैनिक और वैज्ञानिकों जैसे लोग शामिल होते हैं, जैसे क्या होते हैं, लोग शामिल होते हैं और अक्सर कम वेतन और सुविधाओं पर भी पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ में काम करते हैं। क्या करते हैं, पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ में काम करते हैं। अगला है, थैंक यू।